नमस्कार मित्रों। अभी आप लोग जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि मेरा अभी सीरीज़ चल रहा है पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक का सीरीज़, जिसके तहत मैं आप लोगों के साथ पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व करें एग्ज़ाम हॉल में, उसके डिटेल एनालिसिस को बताती हूँ कि इसका और आंसर क्या होना चाहिए, क्यों यही आंसर आयोग ने लिया और यही आंसर क्यों होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलती हूँ कि ये सीरीज़ आप करने से आपका वन टाइम में नेट और जेआरएफ होने की गारंटी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इसी सीरीज के तहत मैंने जून 2025 को कंप्लीट किया है। कंप्लीट 100 क्वेश्चन को पीवाईक्यू के रूप में डिटेल आपके साथ शेयर किया है। दिसंबर 2024 के पेपर को भी आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बताया है। और जून 2024 के पेपर को भी, साथ ही साथ दिसंबर 2023 के पेपर को आप हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और प्ले लिस्ट चेक करेंगे और उस सारे सीरीज को देखेंगे। और अभी वर्तमान में मैं दिसंबर 2022 का जो पेपर है, जो 5/3/2023 को एग्ज़ाम एनटीए ने कंडक्ट की थी, उस पेपर को अभी हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं। और इसी का श्रृंखला के लास्ट बिंदु में आज हम लोग 20 क्वेश्चन को, जो 81 से 100 तक के क्वेश्चन को देखेंगे नहीं बल्कि उसके समग्र डिटेल एनालिसिस करेंगे। एक एक ऑप्शन को बिल्कुल नॉलेज के साथ उसको देखेंगे। और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको कहानी के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, यूनिट 7 पढ़ाए जा रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो यूनिट है उसको कंप्लीट, जो रामचंद्र शुक्ल की बुक है उसे पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ जो कविता वाली पाठ है यूनिट 5, वो भी हमारे टीम के द्वारा कंप्लीट एकदम बिल्कुल मनोरंजक ढंग से पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ पेपर वन जो केवीएस मदान की जो बुक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है एकदम, क्या कहा जाए, पेपर 1 के लिए जो भी टॉपर्स होते हैं इस बुक को एकदम कहते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि बिल्कुल इस बुक को पढ़ना ही चाहिए हर एक विद्यार्थी को, पास करने वाले विद्यार्थी। तो इस बुक को भी बहुत अच्छे तरीके से इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, बल्कि फ्री हैंड लेक्चर के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। क्योंकि वो बुक बहुत अच्छे बच्चे सेल्फ पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते, हैं। तो आप इसी बुक को बहुत अच्छे से जाएंगे, उस प्लेलिस्ट पे खोजेंगे, आप लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है। और उसका शॉर्ट नोट्स भी आप लोग बनाते चलेंगे। इसी एक प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म पे जाएं, आप लोग खुद भी देखें, तो अपने दोस्तों परिवार मेंबर जो भी कोई इस श्रृंखला से जुड़े हों, तैयारी की श्रृंखला से, या इवन ना भी जुड़े हो, जो हिंदी साहित्य को पढ़ना जानते हैं और पेपर 1 जो टीजीटी पीजीटी का भी विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहे हो, तो आप भी इस पेपर 1 को वहाँ से उसको भेज सकते हैं, इस लिंक को। और सोशल मीडिया का अगर आप यूज करते हैं तो बिल्कुल वहाँ पे भी आप शेयर करें। हमारे वीडियोज़ को अगर पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं बिना समय गवाए आज का 81 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लिए इस सब्जेक्ट से हो तो मैं आपको दे सकूं, टॉपिक से रिलेटेड। तो अब चलते हैं। तो अंधेर नगरी नाटक से पहले से बाद के क्रम में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। तो अंधेर नगरी तो हम लोग जानते हैं कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा 1881 में लिखा गया, इसका टाइम पीरियड है। और ये प्रहसन शैली में लिखी गई, ये आप लोग ध्यान पे रखें क्योंकि ये पीवाईक्यू है। इससे पहले भी आयोग इससे क्वेश्चन बना चुकी है, आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे। और ये 6 अंक में बटी हुई है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 6 अंक है। 6 अंक में फर्स्ट है बाह्य प्रांत, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुकी है आयोग। मैं आपको वही बता रही हूँ जो आयोग या तो क्वेश्चन पूछ चुकी है या पूछने वाली है, कहीं ना कहीं वो आपको आने वाले समय में आगामी एग्जाम में पूछेगी। तो फर्स्ट याद रखेंगे बाह्य प्रांत, सेकंड में बाजार है, थर्ड में जंगल है, और फोर्थ में राज्यसभा है, फिफ्थ में अरण्य, और लास्ट 6th पॉइंट जो है वो शमशान है।
तो आप लोग इसको क्रोनोलॉजी में याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ चुका है, यहाँ से भी पूछ चुका है, बल्कि कभी कभी तो ये भी दे देता है कि 6 अंक में से 2-3 अंक दे देंगे, बोलेंगे कि कौन पहले है कौन बाद में, इसको आप सीरियल वाइज सजाएं। तो इस तरह से इतने फैक्ट को आप लोग ध्यान में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो ये नायक है इनको तो आपको भूलना ही नहीं है। तो आप लोग देख लिए। तो अब चलते हैं, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि इसका आंसर, आप लोग भी वीडियो पॉज करके इसका आंसर देंगे, कमेंट में करेंगे, और देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगी कि आयोग ने इसका आंसर क्या लिया है। 81 का जो सबसे इसमें जो लाइन अंत में जो लाइन है ना, कि ये वाला कि सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन साहब लोग जो खाता और सारा हिंद हजम कर जाता, ये लाइन सबसे अंत में है। तो देखिए ये लाइन कहाँ कहाँ पे अंत में है, ये कट गया आपका, ये कट गया, यानी कि या तो आपका आंसर 2 होगा या तो 4 होगा। अब आप देखिए तो 2 और 4, इसमें जो आयोग ने आंसर लिया है वो 4 लिया है। आप 50-50 पे आंसर चले जाएंगे तो आपके लिए सही होने की संभावना बढ़ जाएगी, ये आप ध्यान पे रखेंगे। तो फर्स्ट में ये था, लास्ट में ये था, 5th नंबर पे बी नंबर, लोभ पाप को मूल है, लोभ में मिटावत मान, ये फर्स्ट पॉइंट है। फिर चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले, ये सेकेंड पॉइंट है। और थर्ड में चना खाते मियाँ जो लाहे, दाढ़ी हिलाते गाय भगाए, ये थर्ड पॉइंट है। और लास्ट सी, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया, ये 4th पॉइंट है। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान पे रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डेप्थ क्वेश्चन माना जाएगा एनटीए का। तो इस तरह से आप बिल्कुल इसको शॉर्ट नोट्स बनाते हुए और हमारे साथ यूँ ही पढ़ेंगे, आप तैयारी करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि बार बार रिपीट हो रहा है, ये आप गौर करें। इसका टाइम पीरियड तो एकदम बिल्कुल भूलेंगे नहीं, 1881। और प्रहसन शैली, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते देखिए कैसे एक क्वेश्चन पे मैंने एक क्वेश्चन से कितने फैक्ट आपको रिमाइंड करवाया, ये आप लोग गौर करेंगे। बिल्कुल यूट्यूब के दुनिया में देखा जाए तो ये पहला बार इनिशिएटिव जोश नेट JRF के लिए प्लेटफॉर्म कर रही है, फर्स्ट टाइम, ये आप लोग देखेंगे। तो चलते हैं अब 82 क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए, ठीक है। एक असर्शन ए है के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके रीजन आर के रूप में है। तो ये अभी कथन ए है और कारण आर है, 2 इसका दिया हुआ, और आपको इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो देखिए अभी कथन ए क्या कर रहा है, भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हाँ, ये लाइन तो हमको थोड़ी लग रही है कि सीधी लाइन है, कोई ऐसा इसमें एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, कोई ऐसा नेगेटिव वर्ड नहीं है जिसको हम ये लाइन को काट सकते हैं। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है, सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला है। देखिए जब आप ये बात पढ़ेंगे और यहाँ ये बात पढ़ेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एक लाइन दूसरी लाइन को, ए आर को सपोर्ट कर रहा है, आपको ऐसा लगे। एक तो भाषा का परिवेश बता रहा है, एक सामाजिक बात कह रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है लाइन। वैसे ये लाइन तो है सही, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहा है। तो आप लोग देखिए कि इसमें से कौन कौन आंसर कट जाएगा। एक तो पहले कि ए सही है आर सही नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। ए सही नहीं है आर सही है, ये भी कट जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए आपका आंसर जो होगा इसी दोनों में से कोई होगा। ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या करता है। तो इसमें तो इससे ऐसा लग रहा है कि दोनों सही तो है ही लेकिन व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि ये लाइन जो है भाषा के मानकीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है कि भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है, और सामाजिक जिस भूगोल, जहाँ पे अगर भूगोल रहेगा तो वहीं के लोग जो एक समाज बनाएंगे, उसी के मतलब जैसा वो बोली बोलेंगे, भाषा प्रयोग करेंगे, तो उसी के आधार पर वो चीज़ उसको गति प्रदान मिलेगा। बिना समाज का भाषा कैसे आगे बढ़ेगा, आप ऐसे भी सोच सकते थे। इसका आंसर जो है 1 होगा। 82 का जो आंसर होगा वो 1 होगा, और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 83 क्वेश्चन करा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। बघेली बोली के अन्य 2 नाम लरिया और खलताही भी है।
नहीं मालूम, आगे देखते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। ये लाइन सही है। ये इससे पहले भी आयोग ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है और यहाँ से भी पूछ चुका है, ये आप लोग ध्यान रखें। बघेली बोली और छत्तीसगढ़ी बोली हमेशा बार बार आयोग के द्वारा मतलब फेवरेट टॉपिक है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन इसमें सही है और कौन सही नहीं है। 2 सही है तो 2 सही है तो आपका देखिए कौन आंसर होगा। ये गलत हो जाएगा। 1 और दोनों असत्य है, ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर 1 असत्य है लेकिन 2 सत्य है। तो इसके इस जानकारी के अकॉर्डिंग तो आपका 2 आंसर 1 और 4 में से ही कोई आंसर होगा। आप 1 के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। लड़िया और खलताही जो है ये छत्तीसगढ़ी का बोली है, ना कि बघेली का। छत्तीसगढ़ी से इससे पहले भी आयोग ने PYQ के रूप में पूछ चुके हैं, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। PYQ करने का यही फ़ायदा होता है कि आपको ये भी जानकारी होता है कि कौन क्वेश्चन पूछ चुका है और कौन क्वेश्चन अब पूछने की संभावनाएं हैं। तो एक तो आपने देख लिया कि इसका ये हो जाएगा। ये गलती क्यों हुआ ये पता चल गया, यानी कि 1 आपका गलत है और 2 सही है, यानी कि 83 का जो आंसर होगा ये 4 होगा। 83 का 4 और आयोग ने भी इस आंसर को सही माना है। तो और एक देख लीजिए, अब छत्तीसगढ़ी के बारे में तो हम लोग जानेंगे। अब बघेली एक दिया हुआ है बोली, तो इसके बारे में जान लेते कि इसकी आखिर बोली क्या है। बघेली, तो बघेली की जो आप लोग ध्यान पर रखेंगे, रिमही और रिवई, ये 2 जो है वो बघेली मतलब बोली का ये 2 मतलब उपबोली है, ये आप लोग ध्यान रखें। यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आयोग आपसे पूछ सकता है, VVI हो गया आपके लिए ये नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 84 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 84 यहाँ पे देखेंगे आप, नीचे 2 कथन दिए गए, एक असर्शन A के रूप में लिखे थे तो दूसरा उसके कारण, बिल्कुल वही उसी टाइप का फिर से क्वेश्चन है। सॉरी साथियों। गांधी, अब देखिए अभी कथन A पढ़िए और कारण R पढ़िए। अब फिर देखिए हर सवाल का ज़रूरी नहीं है कि आपको जवाब किताब में पढ़े ही होंगे। अब तक के जो आपने नॉलेज लिया उसके आधार पे भी आप क्वेश्चन बहुत इजीली सही कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप बहुत कॉमन सेंस और बिल्कुल क्या कहा जाता है अनुभव से भी क्वेश्चन को आप सही करके आंसर बिल्कुल सही तक जा सकते हैं। उसी के श्रृंखला में ये सब क्वेश्चन आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है ना, आप बिल्कुल कम नॉलेज से भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। उसका तरीका मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस के रामकृष्ण के उद्गारों में भरी हुई थी। हाँ, गांधी जी का एक बात था, ऐसे भी आप इसको जोड़ सकते हैं कि गांधी जी जब तक किसी चीज़ को खुद मतलब ऑब्जर्व नहीं करते थे, उस चीज़ को वो उसको नहीं मानते थे, उसको वो बात कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में नहीं रखते थे। जब वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे, अनुभव कर लेते थे, तब जा कर के वो बात करते, मतलब स्व अनुभूति को ही वो समाज के सामने रखने का प्रयास करते थे। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी जोड़ सकते थे। और गांधी जी ने धार्मिक सत्यों की खोजा नहीं बल्कि अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी, इसलिए उन्होंने अपना जीवन में एक सत्य और अहिंसा 2 लाइन ही करती। जब भी वो कोई लड़ाई करते थे तो जैसे कि वो चौरा चौरी का घटना जो था, असहयोग आंदोलन, उसमें ऐसा लगा कि वो हिंसा हो गया, तो उसी के कारण उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनका मूल मंत्र था सत्य और अहिंसा, तो सत्य और अहिंसा में वो हिंसा की घटना हो गई, इसलिए जो वो चौरा चौरी का घटना जो था, गोरखपुर वाली घटना, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो असहयोग आंदोलन को वहीं पर स्थगित कर दिया। क्योंकि अगर वो नहीं स्थगित करते तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता कि जो मेरा सिद्धांत था सत्य और अहिंसा, उसके वो विरोधी हो जाते। तो इसी को आप, इस लाइन को ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। तो यानी कि आपका जो ये आंसर होगा, मतलब ये दोनों लाइन तो सही है ही, और आप ये भी देखेंगे कि इसका ये दोनों एक दूसरे को व्याख्या भी कर रहा है, एक लाइन दूसरे लाइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे धार्मिक विचार है, यहाँ पर भी धार्मिक सत्यों की खोजा नहीं बल्कि अपने जीवन की अनुभूति की थी। तो आपका आंसर 84 का 1 हो जाएगा। अगर पहला लाइन दूसरे लाइन से मैच कर रहा है, लग रहा है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में दोनों सही तो होगा ही, साथ ही वो उसकी व्याख्या भी करेगा, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे।
तो 84 का हम लोगों ने जाना कि इसका आंसर 1 होगा, ए और दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 85 की तरफ। 85 क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, जवाब देंगे और फिर मैं क्या इसका जवाब दूंगी, क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं। अभी कथन ए कह रहा है और कारण आर कह रहा है, आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता, तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाही बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। बिल्कुल आपका बंटी, इसका टाइटल ही है आपका बंटी। तो इस उपन्यास के बारे में मनु भंडारी की बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, आप लोग को पता ही हुआ। इसका जो टाइम पीरियड है 1971 है, ये आप लोग ध्यान पे रखें। इससे पहले भी मैंने चर्चा की है इस पर। तो आपका बंटी जो है, बिल्कुल जब दो व्यक्ति मतलब पति पत्नी जब अलग हो जाते हैं, तलाक ले लेते हैं, तो वो तो अलग हो जाते हैं, उनका जीवन तो मतलब फिर से वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो उस कड़ी में जो वो बच्चा होता है, लड़का या लड़की जो भी, तो माता पिता का, उसका कहीं ना कहीं जीवन जो है मतलब दो राह में आकर के खड़ा हो जाता है, ना वो इधर का रहता है और ना उधर का रहता है। इसमें यही लिखने का प्रयास किया गया है कि जो भी मतलब तलाकशुदा मतलब दंपति होते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका बच्चा मतलब कैसे ज़िंदगी जीता है, किस तरह से मतलब टूट जाता है, उसको यहाँ पे बंटी के रूप में रखने का प्रयास है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो एक पॉइंट ये हो गया, बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते ही बिना माँ का हो गया। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। जब वो मतलब पिता के पास जाता है तो उसकी जब सेकंड वो शादी कर लेता है उसका पिता, और उसकी माँ भी जब कर लेती है सेकंड मतलब शादी कर लेती है और सेकंड मतलब अपने रिश्ते में आ जाती है, तो फिर वो लड़का को जो है बंटी, उसको हॉस्टल भेज दिया जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि बंटी यहाँ पे एक बोझ की तरह है। तो आप लोग ऐसे भी समझेंगे। तो बिल्कुल ये ए और आर दोनों सही है, और जो भी मतलब इसमें ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था। आपका आंसर जो होगा इसमें भी 1 होगा, कहीं से कोई निगेटिव लाइन नहीं है, ये भी आप देखेंगे। तो 85 का 1। 86 लाइन 86 क्वेश्चन हमारा कर रहा है। नीचे 2 कथन दिए गए, कथन 1 और कथन 2, और इसमें इस तरह का ऑप्शन बना हुआ है, या तो दोनों सत्य होगा या दोनों असत्य होगा, या तो एक सत्य होगा एक असत्य होगा, एक या तो पहला असत्य होगा दूसरा सत्य होगा। बिल्कुल इस तरह से आंसर। अब देखते हैं, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक का जिक्र है। नज़ीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। अब पढ़ते हैं सेकेंड लाइन। सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। ये लाइन, जैसा कि सिंदूर की होली मतलब नाटक हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जा रहा है और मैं बिल्कुल इसमें लाइन टू लाइन पढ़ी हूँ, तो ये लाइन बिल्कुल सही है। इसमें 3 एक सेकेंड साथियों, तो ये लाइन 2 लाइन तो 2 तो सत्य है। जब 2 सत्य है तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, यानी कि या तो आंसर मेरा 1 होगा या तो 4 होगा। अब देख लेते हैं, सिंदूर की होली के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसका जो इसमें कुल 2 अंक नहीं है, इसमें कुल 3 अंक है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 3 अंक, तो इसमें 3 अंक है तो एक आपका गलत हो गया, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, यानी कि 86 का जो आंसर होगा ये 4 होगा। अब थोड़ा सा इसके विषय में और डिटेल जानकारी ले लेते हैं, क्या, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। तो आप लोग इस सिंदूर की होली ये टॉपिक है, और ये 1934 इसका टाइम पीरियड है, ये ध्यान पे रखेंगे। और इसके लेखक जो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे। और ये 3 अंक है, ये तो आप लोग को पता चल ही गया। एक सेकेंड, 3 अंक है, ये ध्यान पे रखेंगे, क्योंकि अंक के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। जो नाटक जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक बात जरूर ध्यान पे रखेंगे कि नाटक में कितने अंक है, कितने दृश्य, ये एकदम आप लोग को याद होनी चाहिए। 3 अंक है और 3 दृश्य है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 3 दृश्य में जो कैसे कैसे ये बता दें। एक तो 9 बजे का पहले दृश्य में 9 बजे का जिक्र है, और सेकंड में संध्या काल का जिक्र है, और तीसरे दृश्य में रात्रि 10 बजे का, जहाँ से क्वेश्चन
आयोग ने आपसे पूछा है। रात्रि 10 बजे और 9 बजे। देखिए प्रातः नाटक की प्रातः काल यानी 9 बजे शुरू होती है, यहाँ से प्रथम देश से शुरू होती है और ख़त्म रात्रि संध्या काल का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब ये लाइन सही है। तो इतना आप लोग फैक्ट याद रखेंगे कि सिंदूर की होली का टाइम पीरियड 1934 है। इसके लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र है। इसमें कुल 3 अंक है और 3 दृश्य भी है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये 3 है। तो चलते हैं, और इसमें अगर कुछ थोड़ा सा और आप इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो इसके पात्र को थोड़ा सा आप नोट कर लो, प्रमुख पात्र, क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन आया तो आपका गलती नहीं होना चाहिए। एक मनोरमा पात्र बार बार दिया जा रहा है, तो ये मनोरमा का पात्र जो है ये सिंदूर की होली का पात्र है, ये ध्यान पे रखेंगे। रजनीकांत, मनोज शंकर, लंबा नाम है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे थोड़ा सा। महिर अली, इसके पात्र सबका नाम लंबा है। महिर अली। और भगवंत सिंह। ये इतना फैक्ट याद रखेंगे, नेक्स्ट टाइम और इससे कुछ फैक्ट होगा, क्वेश्चन आएगा तो और आपको बताया जाएंगे। देखिए ये एक क्वेश्चन से आपको कैसा लग रहा है कि आप सिंदूर की होली के बारे में लगभग 50-60% आपने फैक्ट को कवर कर लिया। और इसका आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा आप लोग को एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 87 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें भी असर्शन है दिया हुआ और रीजन दिया हुआ है, बिल्कुल दो, एक अभिकथन ए है और एक आर है। पढ़ेंगे अब हम लोग। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। ये बिल्कुल सही है। एक और द्रोणाचार्य नाटक जब आप पढ़ेंगे तो इसमें ऐतिहासिक घटना को आधार बना करके वास्तविक जो कैसी हमारी शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, पक्षपात है, बिल्कुल परिवारवाद है, वैसा आपको दिखेगा। इसलिए इस नाटक का टाइटल ही रखा गया है कि एक और द्रोणाचार्य की, जैसे मतलब द्रोणाचार्य का इस जिस प्रकार मतलब उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया और पूरे गुरु समाज पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, तो बिल्कुल इसीलिए यहाँ पे नाम रखा गया कि एक और द्रोणाचार्य। आप लोग ऐसे भी समझेंगे। तो ये लाइन सही है। और एक कारण आर पर है। एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत है। बिल्कुल द्रोणाचार्य जिस प्रकार से बोले थे कि मेरे मतलब क्या कहते हैं जीवन, और जो मेरी क्या कहते हैं मेरे जीवन का, और जब वो मतलब निर्णय आया कि एकलव्य का मतलब अंगूठा मांगने वाली बात आई, तो बोला था कि मेरा जीवन में जो मेरी कुछ उपलब्धि है, अगर इसको नहीं लूँगा तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार, मेरे पेट का सवाल उन्होंने दे करके मतलब इस चीज़ को अंगूठा मांग लिया कि नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो कहीं कि मेरा जो कैसे जीवन चलेगा इस पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, राजधर्म पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ऐसा कह करके उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। और उसी दिन से मतलब एक गुरु जो कहा जाता है हमारे सनातन संस्कृति में कि गुरु का एक अहम भूमिका होता है, एक बहुत ऊंचा स्थान होता है, मतलब कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य का नाम आते ही लोग उसको संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। तो आप इसमें ये देखेंगे, तो इसलिए इस नाटक का नाम ही रखा गया कि एक और द्रोणाचार्य, ऐसे आप लोग समझेंगे। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर आयोग ने क्या लिया। इसका आंसर वैसे दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं फुलफिल कर रहा है, ये आंसर सपोर्ट कर रहा है। तो इसका आंसर भी एक होगा, ए और दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 87 का 1। और इसके बारे में थोड़ी सी और ये जानकारी आप लेंगे तो इसके लेखक एक और द्रोणाचार्य, ये नाटक का लेखक है शंकर शेष, आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसमें 2 भाग हैं, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 2 भाग के है, 2 भाग में एक पूर्वार्ध है, आप लोग ये भी ध्यान पे रखेंगे। और दूसरा जो है उत्तरार्ध है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आयोग पूछ रही है और पूछेगी। इसमें भी 4 दृश्य है और 7 दृश्य इसमें
क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं कि क्या पूछने की संभावना है, क्या पूछ सकता है। जैसे नाटक है तो आपको अंक पूछेंगे, इसके दृश्य पूछने की संभावना है कि कितने दृश्य है, और ये नाटक का विषय क्या है ये ज़रूर आप लोग ध्यान पे रखेंगे पढ़ेंगे तो। और साथ ही साथ ये भी ध्यान पे रखेंगे कि इसका कोई काल्पनिक पात्र है या आधुनिक पात्र है या वास्तविक पात्र है, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और तो इसमें जो आधुनिक पात्र है, एक तो काल्पनिक पात्र में तो ये क्या कहते हैं, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, और क्या कहते हैं ये भीष्म, इस सब को तो है ही, ऐतिहासिक पात्र तो है ही। साथ में आधुनिक पात्र में यहाँ पे है अरविंद, लीला भी पात्र से भी क्वेश्चन खूब पूछ रही है आयु, यदु, प्रिंसिपल, चंदू, विमलेंदु, अनुराधा, ये ध्यान पे रखेंगे, बार बार इस पात्र से क्वेश्चन पूछा जाए। एक तो अरविंद, सेकंड में लीला को आप लोग ध्यान पर रखेंगे, अरविंद को ध्यान पर रखेंगे, अनुराधा को एकदम ध्यान पर रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आयोग पूछ रही है। तो चलते हैं अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। 88 क्वेश्चन आज का 88 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, और इसी तरह का अगर PDF अगर आप चाहते हैं, हैंड रिटन PDF चाहते हैं तो हमारे आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपको वहीं पे आपको सारी सामग्री बिल्कुल सीक्वेंस में आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप वीडियो से तो जुड़े रहेंगे ही, लेक्चर से। 88 क्वेश्चन कह रहा है, एक तो असर्शन ई है और दूसरा रीजन आर के रूप में है। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग। शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भरमानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी। अब सेकंड पढ़ते हैं यार। ललित निबंध की विविध शैलियाँ विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हो। देखिए, एक ललित निबंध से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। आप लोग ये ध्यान पे रखें कि ललित निबंधकार कौन कौन से लेखक है, ये आप लोग को एकदम बिल्कुल ध्यान पे रहना चाहिए। 2-4 जो भी 5-10 जो भी नाम होंगे लेखक के, वो आप लिख करके याद कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक PYQ से हर बार आ रही है। ललित निबंधकार, ललित निबंध के सीक्वेंस पूछे जा रहे हैं। तो ये दोनों सही है, बट ये एक दूसरे को व्याख्या नहीं कर रहा है। आप देखेंगे किसी एक तरफ शिव शंभू के चिट्ठे के बारे में जानकारी दे रहा है और दूसरी तरफ ललित निबंध का, इसका टॉपिक अलग है, इसका टॉपिक अलग है। तो एक दूसरे, ये लाइन तो सही है बट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही। एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करे। अगर सपोर्ट करती तो आपका आंसर जो है ए हो जाता कि AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या है। लेकिन ये दोनों सही है बट व्याख्या नहीं कर रही है, तो इसलिए आप हमारा ये आंसर 2 हो जाएगा, 88 का 2। और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 89 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें भी सेम यही बात है। अभी कथन A है, R है। तो अब देखते हैं कि पढ़ते हैं। यात्राएं जहाँ पर जितनी बाहर की जाती है उतनी ही अंदर की ओर भी होते। बिल्कुल, जो मतलब व्यक्ति यात्रा करते हैं, मतलब घूमने में, टूरिस्टर बनने में उनकी बहुत मतलब इच्छा होती है, घूमने से उनका लगता है कि नहीं, दिल बहुत मतलब खुश होता है। तो वो व्यक्ति जितना वो बाहर घूमते हैं उतना ही उसका अंतर आत्मा जो है खुश होता है। यही लाइन यहाँ पे कह रहा है, तो ये लाइन सही है। और साथ ही साथ आप आर पढ़ रहे हैं। कारण, यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है, और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतर होती है। आप देखिए, ये लाइन ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ का लाइन भी इस बात को सपोर्ट कर रहा है, और सेकंड लाइन जो आर है कारण, उसको भी ये लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन तो आपको एकदम लग रहा होगा कि इजी है। तो इसमें इसका आंसर A और R दोनों सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है। क्योंकि इसका टॉपिक, A का भी टॉपिक वही है। यात्रा में मतलब कह रहा है कि बाहर घूमने के साथ साथ हम उसके अंदर की चीज़ों को भी समझते हैं, अंदर भी हमारी यात्राएं होती है। यहाँ भी वही बात है, जितनी बाहरी होती है उतनी भीतरी भी होती है। तो दोनों सही है, इसलिए आपका 89 का जो आंसर होगा वो 1 होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 90
निम्नलिखित निबंधों को काल कर्म अनुसार आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। बिल्कुल सही उत्तर का मतलब यही हुआ कि जैसे है वैसे आप रख दें। तो वैसे आयोग ने इस आंसर को तो क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें ये देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या है, ये देख करके और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो गवई गंध गुलाब ये 1980 का, ये ध्यान पे रखेंगे आप लोग। आम रास्ता नहीं ये 1988 का है। जीवन अज्ञात का गणित, कितनी अच्छी मार्मिक लाइन है, जीवन अज्ञात का गणित है 2004। उठ जाग मुसाफिर ये तो 2012 का है, विवेकी राय का, ये ध्यान पे रखेंगे। और चली फगुनाहट बौरे आम तो ये जो है 1975 का है। तो अब देखिए कि इसमें जो आंसर आखिर आयोग ने ड्रॉप क्यों किया ये अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कौन सा इसमें आंसर होगा, मतलब ऑप्शन होगा 1980 है, 1988, 1975, ई सबसे पहले होना चाहिए। देखिए ई यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, इसलिए आयोग ने आपके इस क्वेश्चन को ड्रॉप ही कर दिया, हटा दिया क्वेश्चन उससे। तो चलते हैं अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आयोग सेट करते हैं एनटीए वाले कि जहाँ पे मतलब उनको खुद नहीं पता होता कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, मतलब उल्टा पुल्टा सेट कर देते हैं। आप ये लोग गौर कर रहे होंगे। तो आपके अगर इस ऑप्शन में ई यहाँ पे अगर होता फर्स्ट में तो आपका आंसर कोई ना कोई एक सही होता। तो चलते हैं अब। हाँ, अब 91 से जो 100 तक का क्वेश्चन होगा इसमें 2 पैसेज आपको दिए गए होंगे, पैसेज रहेंगे, इसको पढ़ना है और 2 पैसेज, एक पैसेज से 5 क्वेश्चन सोल्व करना है और एक पैसेज से 5 क्वेश्चन सोल्व करना। टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ से होगा। ये बिल्कुल फ्री का मार्क्स है, आप ये ध्यान रखिए बिल्कुल। एक मिनट साथियों, तो इसमें आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन से आपको बिल्कुल 5 को इसमें एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे और एक पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और 20 मार्क्स आपको गेन करने हैं और बहुत हल्के क्वेश्चन माने जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, फिर देन आफ्टर हम इसके एक एक आंसर को करने का प्रयास करेंगे साथ में। तो आप लोग भी उसे गौर से सुने ध्यानपूर्वक, तभी आप आंसर दे पाएंगे। निर्देश, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। 5 क्वेश्चन दिए गए, पढ़ना क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रहेंगे, आप ये ध्यान पे रखें। चलिए, सूफी साधक ईश्वर को निराकार, एक तो सूफी साधक टॉपिक है, निराकार भी मानते हैं, ये सही है, और साकार भी। वे ईश्वर को मनुष्य की आत्मा और मानव जीवन को उस आत्मा का आवरण मानते हैं। प्रायः प्रत्येक साधक ईश्वर की कल्पना परम सुंदरी नारी के रूप में करता है जिस पर वह आसक्त होना चाहता है। सूफी मत में परमेश्वर साकार सौंदर्य और साधक साकार प्रेम। सूफी संप्रदाय में साधिकाएं भी हुई है जो परमात्मा को अपना पति समझती है। इनमें से बसेरे की राबिया, देखिए एक नाम आया है राबिया का, ये ध्यान पे रखेंगे, नाम भी साधिका बहुत सूफी संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध हुई है। कहते हैं एक बार उन्होंने कहा था कि मेरा हृदय परमात्मा के प्रेम से ऐसा लबालब भर गया है कि उसमें नबी के भी प्रेम के लिए जगह नहीं रही। फिर शैतान की प्रति घृणा की बात तो ही क्या, मतलब उनमें राबिया ऐसा मतलब ईश्वर से प्रेम करने वाली है, परमात्मा से ऐसा हृदय लगा चुकी है, प्रेम कर चुकी है कि अब उनके लिए किसी भी व्यक्ति के लिए ना ही प्रेम के लिए कोई जगह है और ना ही किसी के लिए शैतान के लिए नफरत के लिए। तो आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे। सौंदर्य से प्रेम और प्रेम से मुक्ति, यह सूफी मत के सिद्धांतों का निचोड़ है। इसी प्रेम के सिद्धि के लिए सूफियों ने इसके मजाजी की भी छूट दी है, क्योंकि इसके मजाजी से भी इसके मजाजी से हकीकी हासिल हो सकता है। जब आप पद्मावत पढ़ेंगे ये मलिक मोहम्मद जासी का, तो उसमें भी एक लाइन आया है कि इसके मजाजी से इसके हकीकी, क्योंकि उसमें उन पे भी मतलब सूफी का बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा हुआ था, तो हासिल हो सकता है। वैसे सूफी मत यतिवृत्ति, वैराग्य साधना, योग, संयम,
सब पर जोर देता है। सौंदर्य और प्रेम के बाद सूफियों में संगीत की प्रधानता। देखिए वैसे तो मतलब जो भी मतलब सूफी वाले लोग हैं वो संगीत से काफ़ी प्रेम करते हैं, क्योंकि संगीत में मन को केंद्रित करके उसे ऊपर ले जाने की शक्ति होती है। उसका उपयोग सूफी संत समाधि की सुगमता के लिए करते हैं। संगीत का प्रयोग क्यों करते हैं? समाधि की सुगमता के लिए करते हैं। मनुष्य के सीमित गुणों को सूफी नासूत कहते हैं और भगवान की निसीमता को लाहूत। इसी प्रकार जब मनुष्य मोक्ष देखिए अथवा ईश्वर मिलन से दूर है तब उसकी स्थिति बका, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जब ईश्वर से वो दूर है तो बका की स्थिति समझी जाती है। जब वो मोक्ष अथवा ब्रह्म मिलन को प्राप्त करता है तब वो फना। एक गाना भी आप लोग सुने होंगे कि हो जाऊं मैं फना, तो फना का मतलब यही होता है कि मतलब मिल जाना, मतलब एक दो व्यक्ति का एक हो जाना, फना का ये मतलब आप समझिए। सूफियों के दो संप्रदाय हैं जिनमें से एक तो यह मानता है कि सृष्टि का उपादान कारण प्रकाश है और दूसरा यह कि सृष्टि विचार से निकली है। सूफियों में एक संप्रदाय और है जो हुलूल अवतारवाद, हुलूल का मतलब अवतारवाद, इम्तिजाज, अंशावतारवाद और नक्शे अरब यानी आत्मा के आवागमन में विश्वास करता है। थोड़ा उर्दू शब्द है तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और राबिया नाम की साधिका शैतान से भी घृणा। अब क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ से अब एक क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 91 का क्वेश्चन है कि राबिया नाम की साधिका शैतान से भी घृणा क्यों नहीं करती थी? क्यों नहीं करती थी बताइए आप लोग। अभी तो आप लोगों ने पढ़ा है। एक तो इसका इस क्वेश्चन मतलब पैसेज का थीम ये है कि सूफी संप्रदाय पे लिखा हुआ है। उसमें एक साधिका राबिया का नाम आया है, स्त्री का, जो ईश्वर से इतना प्रेम कर ली है कि उसे किसी से अब प्रेम या घृणा करने के लिए अब जगह ही नहीं है। ये पॉइंट है। तो पूरा का पूरा जो ये पैसेज इसलिए ये दिया गया है कि सूफी संप्रदाय में किन किन बातों को समावेश किया गया है, जिसमें एक संगीत है, मोक्ष है, अगर ईश्वर से दूर है तो उसको बका कहते हैं, ये सब पॉइंट पे लिखा गया है। तो आप लोग ये इसका आंसर दीजिए कि राबिया नाम की जो साधिका थी वो शैतान से घृणा क्यों नहीं करती। तो अभी हमने बताया कि वो ईश्वर से इतना प्रेम कर ली है कि अब उसके लिए जगह ही नहीं है। ये लाइन होगा, खोजिए कौन है। उसने हृदय के नबी को भी स्थान दे रखा था। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने हृदय में शैतान को स्थान रखा, बिल्कुल नहीं। वह शैतान से दूरी रखना जरूरी मानते थे, ऐसा नहीं। उसके हृदय परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए जगह ही नहीं थी। ये लाइन बिल्कुल सही है। हाँ, मेरा हृदय परमात्मा के प्रेम में ऐसा लबालब भर गया कि उसे नबी के प्रेम के लिए जगह ही नहीं रही। या फिर शैतान की घृणा की बात भी देखिए, ये लाइन एक दूसरे को फुलफिल कर रहा है। देखिए कैसे आपका आंसर, अगर सही से आप पैसेज पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन। 92 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन ये है, सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना गया है? तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आत्मा का आवरण माना गया है। तो आत्मा का थोड़ा सा अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आत्मा का जिक्र कहाँ कहाँ पे हुआ है। हाँ, मनुष्य की आत्मा और मानव जीवन को उस आत्मा का आवरण मानते हैं। देखिए यहाँ पे ये लाइन है ना, तो आपका ये दूसरा का आंसर ये हो गया। यहाँ से आत्मा यहाँ पे दिया हुआ है, भक्ति, मनुष्य, संगीत नहीं, आत्मा का। तो आपका आंसर 92 का 2 हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संगीत का उपयोग सूफी संत किसके लिए करते थे? किसके लिए करते थे? हमने अभी हुलूल के लिए नहीं, नक्शे अरवा के लिए नहीं, नासूत के लिए नहीं, ये शब्द सब आए हैं बट इसके लिए नहीं की करते थे। देखिए किसके लिए करते थे, कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। संगीत की प्रधानता है क्योंकि संगीत में मन को केंद्रित करके उसे ऊपर ले जाने की शक्ति होती है। इसका उपयोग सूफी संत समाधि की सुगमता के लिए करते। देखिए बिल्कुल स्पष्ट लाइन है, समाधि की सुगमता के लिए। आपका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 93 का 3। ये 93 क्वेश्चन है। अब 94 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 94 क्वेश्चन कह रहा है कि बका की स्थिति से क्या अभिप्राय है? बका भी पढ़े ना, 2 शब्द पढ़े, बका और फना। तो ब्रह्म मिलन की प्राप्ति, ब्रह्म मिलन की प्राप्ति तो फना है, फना शब्द का यूज है। आत्मा के आवागमन में विश्वास नहीं, निर्वाण की प्राप्ति, ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति। ईश्वर से मिलन की जब दूर की स्थिति होगी उसे बका कहते हैं, और जब मिल जाता है आत्मा और परमात्मा तो उसे फना कहते हैं। मैंने एक अभी गाना भी गाया था कि हो जाऊँ मैं तेरे लिए फना।
वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि पैसेज में कहाँ पे इसका। हाँ, इस प्रकार जब तक मनुष्य मोक्ष अथवा ईश्वर मिलन से दूर है तब तक उसकी स्थिति बका है। ईश्वर से दूर है बका, और जब वह मोक्ष अथवा ब्रह्म मिलन को प्राप्त करता है तब वह फना। देखिए हो गया। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड साथियों। ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति, यानी कि 94 का 4 आंसर बका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन आज का 95 क्वेश्चन। ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है? तो अभी हमने पढ़ा कि फना होता है। अब पढ़ के मैंने पैसेज में भी दिखाया कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नक्शे अरब आती देखिए, फना शब्द का फना विनाश स्थिति पहुँच जाता है। मोक्ष अथवा ब्रह्म मिलन की बात कर रहा है। देखिए तो 95 का 2 आंसर। चलते हैं आप सेकंड पैसेज की तरफ। सेकंड पैसेज को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ी लंबी पैसेज है और ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपका आंसर बन पाएगा। चलिए मैं इसको कलर चेंज कर लेती हूँ। इसमें देखिए ठीक से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। देखिए हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चन बना हो। इस स्वाधीनता संग्राम की पहली विशेषता यह है कि यह सारे देश की एकता को ध्यान में रखकर चलाया गया था। राष्ट्रीय एकता का यह उद्देश्य भारतीय सेना के नेताओं ने अपने सामने रखा था, सामंतों ने नहीं। इसलिए जब वो नवाब स्वतंत्र बादशाह बन बैठे थे, उन्हें भारतीय सेना के नेतृत्व में दिल्ली के मातहत करार दिया। इसी शर्त पर उनके साथ संयुक्त मोर्चा बनाया। अपने विघटन काल में भारतीय सामंतवाद राष्ट्रीय एकता की पहचान खो चुका था। अलग अलग बादशाहों, नवाबों, राजाओं की सत्ता कायम करने के बदले सभी सामंतों को एक ही झंडे के नीचे संगठित करने का प्रयत्न सामंत विरोधी कार्य किया। देखिए यहाँ सत्ता कायम करने के बदले सभी सामंतों को एक झंडे के नीचे संगठित करने का प्रयत्न एक सामंत विरोधी कार्य था। यह इम्पोर्टेंट लाइन था इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। इस संग्राम की दूसरी विशेषता यह है कि राज्य सत्ता की मूल समस्या सामंतों के हित में नहीं, जनता के हित में हल की गई थी। सामंत के हित में नहीं बल्कि जनता के हित में किया गया था। बहादुर शाह, देखिए बहादुर शाह एक राजा का नाम आया है, को सारे देश का बादशाह घोषित किया। बादशाह जब वो 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद बहादुर शाह को मतलब वहाँ पे राजा बनाया गया था। ये आप लोग ध्यान रखें। किंतु वास्तविक सत्ता बादशाह या उसके अनुयायियों के हाथ में नहीं। सैनिक नेतृत्व ने दिल्ली के बादशाह को वही दर्जा दिया था जो ब्रिटेन में वहाँ के बादशाह को हासिल था। ब्रिटेन से तुलना किया गया। वह राज्यतंत्र में मुखिया बनाया गया था, पर आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक अधिकार उस कोर्ट के हाथ में थे जिसमें भारतीय सेना के चुने हुए प्रतिनिधि थे। इस संग्राम की तीसरी विशेषता यह है कि अंग्रेजों ने जमींदारों और साहूकारों को जहां भी नए अधिकार दिए थे, जहां भी किसानों के विरुद्ध इन शोषकों के पक्ष में उन्होंने फैसले किए थे, वहां भारतीय सेना का प्रभुत्व कायम होते ही अथवा अंग्रेजों का प्रभुत्व खत्म होते ही जनता के अंग्रेजों की कायम की हुई व्यवस्था उलट दी। इस तरह कार्रवाई से इस स्वाधीनता संग्राम का सामंत विरोधी, यहाँ देखिए इस तरह से कार्रवाई के पक्ष में स्वाधीनता संग्राम का सामंत विरोधी पक्ष और पुष्ट होता था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलेंगे। इस संग्राम की चौथी विशेषता यह है कि इसका नेतृत्व उन किसानों जो फौज में सिपाहियों और सूबेदारों के रूप में काम कर रहे थे, उनके अनेक छोटे बड़े सामंत इनके सहायक थे। छोटे बड़े जो सामंत थे वो सहायक थे, ये ध्यान पर रखेंगे। संग्राम के नेता नहीं। अक्सर वे देसी सेना के दबाव में आकर अंग्रेजों से लड़े। फौज के भीतर वाले किसानों के साथ गांव के गैर फौजी किसान थे। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे किसान की भूमिका के बारे में बताया कि जो सेना में भर्ती थे उसके कारण मतलब वो जो 1857 की जो क्रांति थी उसमें वो शामिल थे। इन दोनों ने मिलकर जो हथियारबंद लड़ाई चलाई, वैसी लड़ाई न तो सन
से पहले कभी चलाई गई थी और न उसके बाद कभी चलाई गई। और लड़ने वाले किसानों में केवल उच्च हिंदू नहीं थे, उसके साथ निम्न वर्ण के सैकड़ों आदमी थे। हिंदुओं के साथ हजारों मुसलमान थे। धर्म और वर्ण की सीमाएं तोड़कर लाखों किसान एक ही लड़ाई में शामिल हुए। तो आप पूरे पैसेज को हम लोगों ने एकदम लाइन टू लाइन पढ़ा। अब इसके जवाब हम लोग खोजने का प्रयास करें। 96 क्वेश्चन। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण कब शुरू हुई? तो इस पैसेज को अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो इसका एक विषय थीम ये है कि एक तो सबसे पहले 1857 की क्रांति के बारे में दिया गया है पैसेज, और इसमें ये बताया गया है लेखक के द्वारा कि जो भी ये लड़ाई लड़ा गया था उस समय बादशाह तो केवल एक राजा घोषित किया, लेकिन जो मेन मोर्चा जो था, कहीं ना कहीं जो लड़ने वाले जो सेना थे, जो प्रशासकीय काम कर रहे थे, उसके हाथ में थे। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान पे रखेंगे कि इसकी विशेषता थी कि जो किसान जो थे, किसान जो सेना के रूप में भर्ती थे वो थे, सामंत तो केवल कुछ ही थे, ये आप ध्यान पे रखेंगे। और फोर्थ आप ध्यान पे रखेंगे कि इसमें केवल उच्च वर्ण के ही जाति के लोग नहीं थे, बल्कि इसमें सैकड़ों जो निम्न वर्ग के लोग थे वो भी कहीं ना कहीं 1857 की जो क्रांति थी उसमें वो भाग लिए थे। ये भी आप लोग ध्यान रखें, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी जाति के लोग थे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या करा? उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण कब शुरू हुआ था? ये इसका टाइटल है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। इसी पे पूरा का पूरा पैसेज आपका लिखा गया है। अंग्रेजी शिक्षा का कोई जिक्र नहीं है। किसानों राज स्थापित, ऐसा कुछ नहीं। अंग्रेजी राज स्थापित है, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ही लाइन में है हिंदी में नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम में शुरू हुआ था। देखिए आपका आंसर ये हो गया, फर्स्ट लाइन से आपका एक क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं 97 क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 की स्वाधीनता संग्राम की विशेषता है। तो विशेषता क्या थी? इसमें वर्ण और धर्म की व्यवस्थाओं को बनाए रखा। नहीं, बनाए कैसे रखा? उसमें तो सभी व्यक्ति भाग लिए, तो इसकी मतलब ये इसकी विशेषता कैसे हो गई? इसने किसानों और सामंतों को द्वंद्व को दबा दिया। नहीं, ऐसा इसमें ऐसा द्वंद्व के बारे में नहीं लिखा गया कि दबा दिया। इसने राजतंत्र को पुनः कायम किया, ये भी लाइन नहीं है, बल्कि इसमें ये लाइन था कि इसमें सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट और प्रबल था। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ विशेषता में। हाँ देखिए, इसमें सत्ता कायम करने के बदले सभी सामंतों को एक ही झंडे के नीचे संगठित करने का प्रयत्न एक सामंत विरोधी कार्य था। एक तो ये है, और दूसरा ये लाइन, इस तरह की कार्रवाई से इस स्वतंत्रता संग्राम का सामंत विरोधी पक्ष और पुष्ट होता था। इसका सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट और प्रबल था। ये इसका आंसर 97 का जो होगा 1 होगा। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं 98 क्वेश्चन। और 98 क्वेश्चन करा उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के संग्राम के बाद किसे बादशाह बनाया गया? तो मैंने बहादुर शाह के बारे में पूरा स्पष्ट रूप से लिखा गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि बहादुर शाह का ही जिक्र है। बहादुर शाह देखिए, बहादुर शाह सारे देश का बादशाह घोषित किया गया। आपका मिल गया आंसर। ये सब लाइन दिया भी नहीं है, तो बहादुर शाह आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 99 क्वेश्चन। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका नेतृत्व किसानों ने किया, यह एक क्षेत्र विशेष में चला गया, ये नहीं है ऐसा। जनता ने सामंतों अंग्रेजों के गठजोड़ द्वारा बनाई व्यवस्था को अपने लिए उचित समझा, ऐसा नहीं है। यह लड़ाई मुख्यतः उच्च वर्णीय जनों द्वारा लड़ी गई। नहीं, उच्च वर्ण के साथ साथ निम्न वर्ण भी था, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको पैसेज में पढ़ी हूँ बता रही हूँ। उच्च वर्ण, केवल उच्च वर्ण नहीं थे, उनके साथ साथ निम्न सैकड़ों वर्ण थे, तो वो लाइन तो कट गया। और ये देखिए चौथी विशेषता यह कि इसका नेतृत्व उन किसानों ने किया जो फौज में सिपाही और सूबेदार के रूप में काम कर रहे थे। अनेक छोटे बड़े बड़े सामंत इनके सहायक थे, बिल्कुल। और ये यहाँ देखिए, अक्सर विदेशी सेना के दबाव में अंग्रेजी से लगता फौज के भीतर वाले किसान के साथ गांव के गर्व किसान थे, मतलब किसान पे कहीं ना कहीं फोकस है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, इसका नेतृत्व किसानों ने किया। 99 का 1 ये सत्य है, बाकी सब गलत लाइन है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन।
उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 की स्वाधीनता संग्राम में सामंतों की क्या भूमिका थी, भूमिका के बारे में पूछ रहा है। तो देखेंगे अब हम लोग। सामंत राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य लेकर लड़े थे, नहीं। सभी सामंतों के व्यापक एकता के पक्षधर थे, ऐसा नहीं है। एकता का ऐसा कोई बात ही नहीं किया गया। 1857 के बाद वास्तविक सत्ता सामंतों के हाथ में आ गई थी, ऐसा नहीं है। वास्तविक सत्ता सामंत के हाथ में। सामंत विद्रोह में नेतृत्व करता किसानों के सहायक थे, ये लाइन है, ऐसा लाइन लिखा गया है, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। 100 का क्वेश्चन। हाँ, देखिए ये लाइन। हाँ, इसका नेतृत्व उन किसानों के ने किया जो फौज में सिपाही और सूबेदार के रूप में काम कर रहे थे। अनेक छोटे बड़े सीमांत इसके सहायक थे, ये देखिए, मतलब किसान के सहायक थे। किसान यहाँ पे है, तो इसका आंसर आपका लास्ट जो आंसर था वो किसान के सहायक होगा। लास्ट 100 का क्वेश्चन। सामंत विद्रोह के नेतृत्व किसानों के सहायक थे, तो ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो साथियों, हम लोगों ने कैसे देखा कि आज पूरे क्वेश्चन को, 2 पैसेज को भी हमने देखा और 10 क्वेश्चन को भी डिटेल एनालिसिस किया। इसी प्रकार के मतलब अगर कंटेंट, अगर आपको वीडियो लेक्चर क्लास पसंद आ रही हो तो आप बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने सोशल मीडिया में अगर आप यूज करते हैं तो उसमें बिल्कुल इसके शेयर करें और पोस्ट करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।